हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अगस्त महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा इनोग्रेशन किया गया सेकेंड एडिशन ऑफ सेमीकॉन इंडिया 2023। ये सेमीकॉन इंडिया एक कॉन्फ्रेंस का नाम है जो गांधीनगर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो पीएम मोदी जी के द्वारा इनोग्रेशन किया गया अभी सेकेंड एडिशन ऑफ एनुअल ग्लोबल समिट सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? महात्मा मंदिर, जो कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर के अंदर, बराबर, गांधीनगर गुजरात के अंदर, राइट। ओके, तो एक्चुअली ये सेमीकॉन इंडिया ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये हर साल किया जाता है, बराबर ना। ये जो सेकेंड एडिशन का जो आयोजन किया गया था वो गांधीनगर के अंदर किया गया था, बराबर ना, राइट। और ये जो सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन वो नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर में किया जाता है, बराबर ना, राइट। द इवेंट showcased the semiconductor strategy and policy of India, which envisions of making India a global hub for the semiconductor design, manufacturing and technology development। इस इवेंट के अंदर सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर इंडिया की क्या पॉलिसी रहने वाली है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इंडिया का यहाँ पे विज़न क्या है कि ग्लोबल हब बनना है सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस इवेंट के थीम के बारे में बात करूं तो ये इवेंट का थीम क्या रखा गया था? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये थीम रखा गया था, ध्यान में रखना है। ओके, एम की अगर बात करूं टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विच विल बी हेल्प ड्राइव द विजन ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, बराबर ना। टू ब्रिंग टूगेदर ग्लोबल लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ पे सभी लोगों को साथ में लाना है। किन लोगों को साथ में लाना है? इंडस्ट्री, एकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, राइट ना। ये जो 2022 का एडिशन है, ये तो 2023 का सेकंड एडिशन है, लेकिन 2022 का जो फर्स्ट एडिशन था सेमीकॉन इंडिया का, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? बेंगलुरु, कर्नाटका के अंदर, राइट ना। तो सेकंड एडिशन अभी गांधीनगर के अंदर उसका आयोजन किया गया था। ओके, अगर मैं इस डिकेड के अंदर पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर सेक्टर की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करूं, इंडिया के ग्रोथ के बारे में इस सेक्टर के अंदर, तो इंडिया शेयर इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हैज़ इंक्रीज अ लॉट एंड करंटली इट हैज़ क्रॉस $100 बिलियन, वाइल इन 2014 इट वॉज लेस देन $30 बिलियन। 2014 के अंदर इंडिया का जो शेयर था इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, बराबर ना, उसकी वो $30 बिलियन से भी कम था, जो अभी उसका मार्केट वैल्यूएशन कितना हो गया है? $100 बिलियन से भी ज़्यादा हो गया है, राइट। एक्सपोर्ट, अगर मैं इंडिया की बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट भी इंडिया का डबल हो चुका है इन लास्ट 2 ईयर्स, बराबर ना। करंटली द नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इंडिया वो 200 से ज़्यादा हो गए हैं, कंपेयर टू ओनली 2। 2014 के अंदर ओनली 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इंडिया के अंदर अभी 200 से ज़्यादा हो गए हैं, राइट। ओके, नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड यूजर्स इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम ₹6 करोड़ टू ₹80 करोड़। जो ब्रॉडबैंड यूनिट यूजर्स के द्वारा जो रेवेन्यू होता है वो 6 करोड़ से अभी कितना हो गया है? 80 करोड़ हो गया है। अगर मैं नंबर ऑफ ब्रॉडबैंड यूजर्स की बात करूँ इंडिया के अंदर, तो वो पहले 6 करोड़ थे, अभी कितने हो गए हैं? 80 करोड़ हो गए हैं। वाइल एट प्रेजेंट नंबर ऑफ इंटरनेट कनेक्शन कितने हो गए? 25 करोड़ से कितने हो गए हैं? 85 करोड़ हो गए हैं, बराबर ना, राइट। यहाँ पे पीएम मोदी जी के द्वारा इस इवेंट को संबोधित करते हुए कुछ इंडिया के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूम करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट किया है कि इंडिया के द्वारा इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन कि इंडिया के द्वारा इम्फेसाइज किया गया है इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन के ऊपर। 4.0 रिवोल्यूशन के अंदर क्या करना है? हमको इंटीग्रेट करना है डिजिटल टेक्नोलॉजी को। कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजी को? तो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इसको इंटीग्रेट करना है किसके अंदर? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, राइट ना। तो इस इवेंट के अंदर पीएम मोदी जी के द्वारा क्या अनाउंसमेंट किया गया है कि इंडिया का मेन फोकस है इंडस्ट्री 4.0 रिवोल्यूशन, जहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इंटीग्रेशन करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, राइट। ओके,
और इंडिया के द्वारा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हुए इंडिया इज बिल्डिंग अ वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विद द अप्रूवल ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन। सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर हमने ग्रो करने के लिए नेशनल क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया है टू डेवलप द इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विथ 500 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स इन द 8 years ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक सुपर कंडक्टिंग एंड फोटोनिक टेक्नोलॉजी। ओके, उसके अलावा इंडिया के द्वारा रिसेंटली रिसर्च सेक्टर को डेवलप करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल अनाउंस किया गया है। ये एक संस्था बनाई जाएगी जो रिसर्च सेक्टर के ऊपर फोकस करेगी, रिसर्च सेक्टर को रेगुलेट करेगी ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अच्छे से प्रोग्रेस करके अलग अलग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, उसके अलावा सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर इंडिया के द्वारा डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव भी लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली ऐड किया है 2 नए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एमएसएमईज को इस स्कीम के अंडर में, डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर में। तो यहाँ पे अभी तक टोटल 7 एमएसएमई 7 स्टार्टअप को इस स्कीम के अंडर में शामिल किया गया था डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव के अंडर में, और अभी रिसेंटली 2 नई स्टार्टअप को यहाँ पे शामिल किया गया है। टोटल अभी डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर में कितने स्टार्टअप को शामिल किया गया है? 9 स्टार्टअप को शामिल किया गया है, बराबर ना। अभी ये अगर मैं डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये स्कीम क्या है? तो ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा। ये एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है, और ये स्कीम के अंडर में चिप इन सेंटर को सेटअप किया गया है। कहाँ पे? सीडेक के कैंपस के अंदर। और यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर कोई भी कंपनी अगर कोई चीज़ का डिज़ाइन बनाना चाहता है, वो उसको सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सीडेक के अंदर एक सेंटर बनाया गया है, इस सेंटर का नाम है चिप इन सेंटर। और इस सेंटर के अंदर अगर कोई कंपनी जो इस स्कीम के अंडर में उसको सिलेक्ट किया गया है, बराबर ना, उसको यहाँ पे एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, बराबर ना। तो अभी तक सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर 7 कंपनी को यहाँ पे डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर में शामिल किया गया है, और ये 7 कंपनी को एक पर्टिकुलर चीज़ को डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। सिंपल, बराबर ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलता है इस स्कीम के अंडर में? तो अगर किसी को इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप करना है, चिप सेट्स तैयार करना है, सिस्टम ऑन चिप्स तैयार करना है, सिस्टम्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोड्स तैयार करना है, सेमीकंडक्टर लिंक डिज़ाइन तैयार करनी है, राइट। तो यहाँ पे ये 5 साल के लिए उसको लाइसेंस दिया जाता है इस सेंटर का यूज़ करने के लिए। सिंपल, बराबर ना, ओके। और इसी इवेंट के दौरान इंडिया के द्वारा अभी जापान के साथ एक कोलैबोरेशन किया गया है टू एक्सप्लोर द सेमीकंडक्टर सेक्टर बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो एक्चुअली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने अभी 15th इंडिया जापान फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को संबोधित किया, और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने पोटेंशियल एरिया को एक्सप्लोर किया जहाँ पे इंडिया और जापान के बीच में कोलैबोरेशन हो सकता है, और उसमें से एक पोटेंशियल एरिया है सेमीकंडक्टर सेक्टर, बराबर ना। तो यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया ने जापान के साथ इसी मीटिंग के दौरान कोलैबोरेशन किया, राइट। और ये जो कोलैबोरेशन है वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान्स टू रीच अ टारगेट ऑफ $35.9 बिलियन जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय 2027। तो जापान के द्वारा इंडिया के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट का टारगेट है 2027 तक? $35.9 बिलियन, और उसी का ये पार्ट है, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में बात करूँ, जिस मिशन के अंडर में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था गांधीनगर के अंदर, तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद इन द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंडर द ओवरसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन से मिनिस्ट्री का पार्ट है ये? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कब इन्हें अनाउंस किया गया था? 2021 के अंदर। इसके चेयरमैन कौन है? अल्केश कुमार शर्मा। CEO कौन है? अमितेश कुमार सिन्हा। और हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका? न्यू दिल्ली के अंदर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स।
हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल उनके द्वारा लॉन्च किया गया लायन एंथम एंड अनवील्स द सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन ऑन द वर्ल्ड लायन डे, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, एक्चुअली गुजरात के चीफ मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र पटेल उन्होंने लॉन्च किया सिंह सूचना वेब एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड लायन डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अगस्त 2023 को सेलिब्रेट किया जाता है। द पर्पस ऑफ दिस मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट to track the movement of the lions to prevent the incidents of the human animal conflict, बराबर ना। तो ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे लायन के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए ये सिंह सूचना एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, राइट। और ये वर्ल्ड लायन डे के ओकेजन के ऊपर इसको लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड लायन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 अगस्त को फ्रेंड्स, बराबर ना। उसके अलावा इसी दिन के दौरान भूपेंद्र पटेल के द्वारा और दो चीज़ों को लॉन्च किया गया। एक तो लायन एंथम फिल्म लॉन्च की गई है, ओके, और इसके अलावा दो बुक्स लॉन्च की गई है, द किंग ऑफ द जंगल, एशियाटिक लायंस ऑफ द गिर, और उसके अलावा हूँ गिरनो सावज, ये दो बुक लॉन्च की गई है। और उसके अलावा एक फिल्म लॉन्च की गई है लायन एंथम फिल्म, बराबर नाम, राइट। अगर मैं एशियाटिक लायन की बात करूं फ्रेंड्स, तो एशियाटिक लायंस आर फाउंड ओनली इन द गुजरात। द एशियाटिक लायंस कंप्राइज द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड लायंस आफ्टर द अफ्रीकन लायंस। दुनिया के अंदर अगर मैं लायन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? अफ्रीकन लायंस की। उसके बाद किसकी है? एशियाटिक लायंस की, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? गुजरात के अंदर। इंडियाज नेशनल एम्बलम इज एडोप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर इन द सारनाथ, उत्तर प्रदेश, बराबर ना। इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो कहाँ से एडोप्ट किया गया है? जो लायन कैपिटल ऑफ द अशोका पिलर है सारनाथ, वहाँ से एडोप्ट किया गया है, बराबर ना। और लायन वॉज चूजन एज द एम्बलम फॉर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। कब ये चूज़ किया गया? 2014 के अंदर, बराबर ना, ओके। और कंजर्वेशन ऑफ लायन के लिए हमने प्रोजेक्ट लायन भी लॉन्च किया। जिस तरीके से हमने कंजर्वेशन ऑफ टाइगर के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है, कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया है, तो उसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ लायन के लिए हमने क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट लायन। इन रिकग्निशन ऑफ द इंडेंजर्ड स्टेटस ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, उन एक्चुअली एक संस्था है यूएन के अंडर में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, उसके द्वारा लायन को इंडेंजर स्टेटस दिया गया था। मतलब वो रेड लिस्ट के अंदर उसको शामिल किए गए थे कि भाई उनकी जो नंबर ऑफ उनकी जो संख्या है वो लुप्त होने वाली है, ऐसा यहाँ पे बताया गया था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन नेचर के द्वारा, राइट। इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2900 करोड़ रुपया अलोकेट करके प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लायन, राइट। और एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट plans are underway to establish a lion breeding center and isolation facility, installation of the CCTV camera, procurement of the radio collars, acquisition of the drones and additional resources to ensure the prompt medical care for the lions, बराबर ना, राइट। तो ये प्रोजेक्ट लायन के अंडर में हम ये सब चीज़ें करने वाले हैं और हम कर रहे हैं, राइट, ओके। उसके अलावा एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन द लायन पॉपुलेशन, जो 2010 के अंदर कितनी थी? 411 थी, जो 2020 के अंदर कितनी हो गई हैं? 674 हो गई हैं। लायन टेरिटरी इज एक्सपेंडेड फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट नाउ इनकम्पासिंग एन एरिया ऑफ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर, बराबर ना। इतने स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लायन के पॉपुलेशन है गुजरात के अंदर, जो पहले 2010 के अंदर 411 थे, जो 2020 के अंदर कितने हो गए हैं? 674 हो गए हैं, बराबर ना, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है डेवलपमेंट वर्क्स वर्थ ₹1052 करोड़ इन गुजरात, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना, ओके। जो अमित शाह हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, उन्होंने अभी विजिट किया था गुजरात को और उन्होंने टोटल 1052 करोड़ के डेवलपमेंट वर्क्स को इनोग्रेट किया है गुजरात के अंदर, बराबर ना, ओके। और ये जो डेवलपमेंट वर्क्स जो किए जाएंगे वो जॉइंटली किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा। अगर मैं डेवलपमेंट वर्क्स की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे रिनोवेशन किया जाएगा रेवाबाई जनरल हॉस्पिटल का। उसके अलावा उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा सेठ NN पटेल
पब्लिक कॉलेज ऑफ गुजरात एंड बिगिन द वर्क्स फॉर रीबिल्डिंग ऑफ द एंटायर हॉस्पिटल। उसके अलावा उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा फॉर द वाइडनिंग ऑफ द 4 लेन रोड फ्रॉम रांधेजा टू बालवा। कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात के अंदर, बराबर ना। तो ये सब कुछ चीज़ों का उन्होंने इनोग्रेट किया है, कुछ प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इनोग्रेशन किया है 1052 करोड़ का, उन जब उन्होंने गुजरात को विजिट किया था तब की बात है, बराबर ना, राइट। इसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की है कि अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इफ्को नैनो डेप लिक्विड प्लांट एट गांधीनगर गांधीधाम गुजरात। एक्चुअली इफ्को का नाम आपने सुना होगा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इफ्को जो दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर, और इस इफ्को के द्वारा नैनो डेप प्लांट अभी एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ पे? गांधीधाम गुजरात के अंदर। तो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है अमित शाह जी के द्वारा। अभी ये अगर मैं नैनो डेप लिक्विड की बात करूँ ना, तो एक फर्टिलाइज़र है जो लिक्विड फॉर्म में है, और ये नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस फर्टिलाइज़र को बनाया गया है ताकि उसका ऑप्टिमम यूज़ करके ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी को हासिल किया जाए। क्योंकि अगर आपको पता हो, जो हमारे ट्रेडिशनल फर्टिलाइज़र्स है वो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा ज़मीन को नुकसान करता है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होता है, वो ज़मीन जल्दी कंज्यूम नहीं कर सकती। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है, जल्दी से अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये दुनिया का पहला लिक्विड फर्टिलाइज़र है नैनो डेप, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इफ्को के द्वारा 2021 के अंदर डेवलप किया गया था। लेकिन उसका जो प्लांट है ना, वो गांधीधाम के अंदर अभी शिफ्ट किया जा रहा है। इसका अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया अमित शाह जी के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो ये वर्ल्ड का पहला लिक्विड नैनो डेप है, राइट, जो इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया है, बराबर ना, राइट। ओके, उसके द्वारा उनके द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि गुजरात के अंदर 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टेब्लिश की जाएगी। तो हमारे जो अमित शाह हैं वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं। उनके मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का एक मोटिव है सहकार से समृद्धि। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका नाम ही है सहकारी सोसाइटी। तो यहाँ पे लोगों का सहकार करके, लोगों के सहकार के साथ कोई एक ऑब्जेक्टिव को कैरी आउट किया जाता है। तो एक्चुअली जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर को यहाँ पे शामिल किया गया है, और यहाँ पे 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाएगी जो पर्टिकुलर किसके ऊपर फोकस करेगी? एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेगी, बराबर ना, राइट। तो ये फर्स्ट सोसाइटी विल इन्हेंस सीड क्वालिटी, यील्ड एंड प्रिजर्वेशन। 3 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाने वाली है एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो जो पहली सोसाइटी है ना, वो किसके ऊपर फोकस करेगी? सीड क्वालिटी के ऊपर फोकस करेगी, यील्ड के ऊपर और प्रिजर्वेशन के ऊपर। सेकेंड सोसाइटी वो फोकस करेगी इन परचेसिंग एंड एक्सपोर्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, और जो थर्ड सोसाइटी है वो एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस करेगी, बराबर ना, राइट। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, बराबर ना, गुजरात के अंदर, राइट, ओके। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा 2-3 महीने पहले की अगर बात करूं तो जो ग्रीन स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की बात है, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो नाम से पता चलता है कि क्रेडिट सोसाइटी का काम क्या होगा? लोन प्रोवाइड करने के लिए, और ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, पैक्स। तो यहाँ पे लोन किसको प्रोवाइड किया जाएगा? जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? फार्मर जुड़े हुए हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे फार्मर को जो ग्रास रूट लेवल पे लोन देने के लिए जो संस्था काम करती है वो कौन सी संस्था है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, बराबर ना, राइट। लेकिन अभी फार्मर्स की इनकम ज़्यादा नहीं होती, तो वो नॉर्मली इतनी ज़्यादा लोन नहीं लेंगे। जो नॉर्मल बैंक्स का रेवेन्यू होता है, नॉर्मली मुझे बताओ बैंक्स का रेवेन्यू किससे होता है? लोन से होता है। लेकिन जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं, बराबर ना, वो ज़्यादा मात्रा में लोन ले सकते हैं। अगर जितने ज़्यादा लोन लेंगे उतनी ज़्यादा बैंक को आवक होगी। लेकिन ये जो पैक्स के जो कस्टमर होते हैं वो मेनली कौन होते हैं? फार्मर्स होते हैं, और फार्मर की उनकी इतनी आवक नहीं होती कि वो इतना ज़्यादा लोन ले सके, बराबर ना। तो ये पैक्स की भी इतनी आवक जनरेट नहीं होती।
तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने क्या अनाउंस किया था 2-3 महीने पहले कि भारत में 3 लाख पैक है, तो ये 3 लाख पैक्स को है ना ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी भी बनाया जाएगा, ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी, ताकि फार्मर्स जो अपना ग्रेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टोर भी कर सके। तो फार्मर्स को भी अपने ग्रेन को स्टोर करने के लिए ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और ये पैक्स की एडिशनल इनकम भी हो जाए, बराबर ना। तो ये भी सहकार से समृद्धि का एक स्टेप था, बराबर ना, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का, राइट। ओके, उसके अलावा अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक रीजनल हब भी यहाँ पे इनोग्रेट किया है गुजरात के अंदर, गांधीनगर गुजरात के अंदर। एक्चुअली जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो रीजनल हब है अभी तक 4 रीजनल सेंटर है उसके, मुंबई के अंदर, चेन्नई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, कोलकाता के अंदर, और ये 5th रीजनल हब बनने जा रहा है कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर, बराबर ना। और अगर मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करूँ तो वो एक वर्ल्ड क्लास जीरो एरर फोर्स है टू डील विद द टेररिज्म इफेक्टिवली, राइट। टेररिज्म को डिफेंड करने के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को बनाया गया है। इट इज़ अ फोर्स स्पेशली इक्विप्ड एंड ट्रेन टू डील विद द स्पेसिफिक सिचुएशन एंड इज देयरफॉर टू बी यूज ओनली इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस टू थॉट सीरियस एक्ट्स ऑफ द टेररिज्म। तो जब टेररिज्म की बात आती है तब उसको डिफेंड करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का यूज़ किया जाता है, बराबर ना, राइट। और उनके रीजनल हब अभी तक 4 जगह भी थे और अभी 5th सेंटर कहाँ पे बन रहा है, गांधीनगर गुजरात के अंदर, बराबर ना, राइट। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करूँ तो इसका इंसेप्शन कब हुआ था, 1986 के अंदर हुआ था, बराबर ना। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हैज़ कैरिड आउट मोर देन 100 स्पेशल ऑपरेशंस बाय एलिमिनेटिंग द हंड्रेड्स ऑफ द टेररिस्ट एंड सेविंग द पब्लिक, बराबर ना। तो उनके द्वारा अभी 100 से ज़्यादा स्पेशल ऑपरेशंस हो चुके हैं और उन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट को मारा है और पब्लिक को सेव किया है, बराबर ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंक्शन किया है 400 करोड़ रुपया फॉर द रीजनल सेंटर, जो अभी 5th सेंटर बनाया जा रहा है गांधीनगर के अंदर, कितना अलोकेट किया है, 400 करोड़ रुपया, बराबर ना, विच बी बिल्ट ऑन द 16 acres ऑफ द लैंड इन द लेकावाड़ा गुजरात एंड दिस सेंटर विल बी कंप्लीटेड इन द 30 months, बराबर ना। ओके, अगर मैं गुजरात गवर्नमेंट की बात करूँ तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र पटेल, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और एयरपोर्ट की अगर बात करूँ धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे स्थित है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इस न्यूज़ के अंदर बेसिकली क्या था कि अमित शाह की विजिट हुई थी गुजरात के अंदर, उन्होंने कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स 1052 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इफ़को का जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है गांधीधाम के अंदर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने जो बात की, जो 3 लाख पैक्स हैं उसको जिस तरीके से ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जाने की डिसीजन लिया है सहकार से समृद्धि इनिशिएटिव के अंडर में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात कि जो 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाने वाली हैं गुजरात के अंदर ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथी बात कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो 5th रीजनल सेंटर है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, गांधीनगर गुजरात के अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो इंडियन मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा अनवील किया गया और हेल्प प्रोग्राम इन गुजरात, उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो इंडियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग श्री पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, अनवील किया गया और हेल्प प्रोग्राम। और हेल्प का फुल फॉर्म क्या है, एक्रेडिटेड एजेंट फॉर द हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ये प्रोग्राम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर में इसको लॉन्च किया गया है, राइट। और अगर मैं इस प्रोग्राम के बारे में बात करूँ तो इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है टू एम्पावर द वुमेन थ्रू देयर पार्टिसिपेशन एज अ स्किल्ड एजेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द डिसीज कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एज अ पार्ट ऑफ द राष्ट्रीय गोकुल मिशन, एनिमल टैगिंग एंड लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, बराबर ना। तो एक्चुअली यहाँ पे इस मिशन के अंडर में, ये प्रोग्राम के अंडर में वुमेन को तैयार किया जा रहा है, उनको स्किल प्रोवाइड की जा रही है कि, और कौन से मिशन के अंडर में स्किल प्रोवाइड की जाती है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर में, कि कोई फॉर एग्जांपल कोई लाइव स्टॉक मतलब कोई एनिमल को कोई डिसीज़ हुआ है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो जो एनिमल फॉर एग्जांपल कोई फार्मर ने कोई एनिमल को वो संभाल रहा है
और वो एनिमल को कोई डिसीज़ हुआ है तो वुमेन के द्वारा उस फार्मर को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा कि भाई आप इसको इस तरीके से ट्रीट करो ताकि वो जल्दी से सही हो जाए, राइट। तो उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। तो मतलब उन लोगों को बताया जाएगा कि भाई आपको उन लोगों को क्या खिलाना पिलाना है वगैरह वगैरह, किस तरीके से उनकी हेल्थ को टैकल करना है, राइट। तो यहाँ पे वुमेन को ट्रेन किया जा रहा है, उनको एम्पावर किया जा रहा है, उनको स्किल प्रोवाइड की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज़ के द्वारा, ये प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। तो इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइड टुवर्ड्स द एम्पावरिंग वुमेन, इनहेंसिंग द लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी एंड एडवांसिंग द सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप इन द ऑफ द रीजन, बराबर ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो बहुत सिंपल न्यूज़ थी कि अभी रिसेंटली ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया इस मिनिस्ट्री के द्वारा, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वुमेन्स को एम्पावर करना, लाइफस्टॉक सेक्टर के हेल्थ इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात ने होस्ट किया फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। अभी इस न्यूज़ को समझने से पहले अगर मैं इस न्यूज़ की हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं तो हमने लगभग 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ कवर की थी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पहली सब्सिडरी जो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के बाहर है, बराबर ना, उस सब्सिडरी का नाम क्या है, WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, जामनगर, गुजरात के अंदर। तो WHO का पहला सब्सिडरी जो उसके हेडक्वार्टर के बाहर है उसका नाम है WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर, जो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, जामनगर, गुजरात के अंदर। और ये ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर नाम से पता चलता है इस सेंटर के ऊपर किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, आयुर्वेदा के ऊपर फोकस किया जाएगा, आयुष के ऊपर फोकस किया जाएगा, बराबर ना। तो इस ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का अभी पहला ग्लोबल समिट हुआ था अंडर द G20 समिट, और ये कहाँ पे हुआ था, गुजरात के अंदर, गांधीनगर के अंदर, बराबर ना। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, अ सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट फोकस ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इट्स रोल इन द ग्लोबल हेल्थ केयर। और ये लॉन्च किया गया था बाय द टेड्रोस एडनम, जो कौन है, WHO के डायरेक्टर जनरल है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था, गांधीनगर, गुजरात के अंदर, बराबर ना। द समिट को होस्ट किया WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, उनके द्वारा इस समिट को होस्ट किया गया। और इस समिट का थीम क्या रखा गया, टूवर्ड्स द हेल्थ एंड वेल बीइंग फॉर द ऑल, ये समिट का थीम था, बराबर ना। और जैसे मैंने आपको बात की कि WHO का जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जामनगर, गुजरात के अंदर, बराबर ना। तो ये 2-3 महीने के पहले की न्यूज़ है। और अभी रिसेंट न्यूज़ क्या है कि अभी हम इंडिया जो G20 का प्रेसिडेंसी संभाल रहा है उसके अंडर में ये पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ गांधीनगर, गुजरात के अंदर। उसका थीम याद रखना है, उसको किसके द्वारा होस्ट किया गया था उसको याद रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस समिट के एम के बारे में बात करूं तो इस समिट का एम क्या है, टू ब्रिंग टूगेदर एक्सपर्ट पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स एंड स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड to discuss and deliberate on the various aspects of the traditional medicine. This summit helps to identify the potential area for the collaboration and innovation in traditional medicines and help the harness traditional medicine in achieving the universal health coverage goals, बराबर ना। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज़ करके हमको अगर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल्स को अचीव करना है तो हमको अलग अलग जगह पे कोलाबरेट होना पड़ेगा। दिस इनिशिएटिव इज़ इन लाइन विद द वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर विच हाईलाइट्स अवर यूनिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बेटर ग्लोबल फ्यूचर, बराबर ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव से इस समिट को आयोजित किया गया था, बराबर ना, राइट। और इसी मीटिंग के दौरान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द डिजिटल हेल्थ WHO मैनेज नेटवर्क, बराबर ना। तो एक गीद नाम का एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। गीद का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन द डिजिटल हेल्थ। ये गीद वो WHO के द्वारा मैनेज नेटवर्क है जिसको लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया जी के द्वारा, बराबर ना। ये जो गीद इनिशिएटिव है विल ऑपरेट एज अ WHO मैनेज नेटवर्क एंड प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल स्ट्रेटेजी ऑन द डिजिटल हेल्थ। तो ये जो WHO का जो मैनेज नेटवर्क है
वो गीत, ये इनिशिएटिव हेल्प करेगा WHO के मेंबर कंट्रीज़ को डिजिटल हेल्थ को अचीव करने के लिए। 2020 से लेकर 2025 तक ये किस तरीके से डिजिटल हेल्थ को इम्प्लीमेंट करना है, एक फ्रेमवर्क तैयार गया है WHO के द्वारा। तो इसको भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारे हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा। दिस फ्रेमवर्क एम्स टू कोलाबरेट द ऑल डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स pulling the efforts and investment within the digital health domain to create a comprehensive digital health ecosystem, बराबर ना। तो ये ऑब्जेक्टिव से ये फ्रेमवर्क तैयार किया है WHO के द्वारा और इसको अभी इस इवेंट के दौरान लॉन्च किया गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके 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 उसके अलावा पहली जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग भी हुई अंडर द G20 जो प्रेसिडेंसी है हमारी इंडिया की, बराबर, उसके अंडर में द फर्स्ट जॉइंट फाइनेंस एंड हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय द मिसिस निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और जो हमारे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया। और डॉक्टर मांडविया ने अनाउंस किया द फर्स्ट कॉल फॉर द प्रपोजल्स बाय द पेंडेमिक फंड ड्यूरिंग द मीटिंग। यहाँ पे जो जैसे अभी हमने रिसेंट न्यूज़ में पढ़ा कि G20 पेंडेमिक फंड अनाउंस किया गया था 2022 के अंदर, लेकिन पहली बार इस फंड का उपयोग किया गया है। और हमने अगस्त महीने की जो करंट अफेयर्स हैं नेशनल लेवल के, वहीं पे पढ़ा कि भाई G20 पेंडेमिक फंड के अंदर से $25 मिलियन का भी ग्रांट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी को, बराबर, एनिमल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये पहली बार अनाउंस किया गया डॉक्टर मांडविया के द्वारा, बराबर, इस मीटिंग के दौरान। और G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान पहली बार जॉइंट फाइनेंस और हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, और ये कहाँ पे हुई थी, गांधीनगर गुजरात के अंदर, बराबर ना, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आई थिंक फ्रेंड्स आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।